हेलो, मनीष सिसोदिया स्पीकिंग। आम आदमी पार्टी के पास फोन आ रहे हैं। जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, इन सबको वापस ले लेंगे। किसका कॉल आया, कौन फोनवा पे आया, बता दो भैया। वो कॉल किसकी सुनकर जमीन खिसकी। क्यों मनीष सिसोदिया पे दबाव बना रहे थे बीजेपी में शामिल होने के लिए? आम आदमी पार्टी अब तक तो रिकॉर्डिंग जारी कर चुकी होती। ऑपरेशन हॉटलाइन। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं रुमाना इसार खान। इंडिया चाहता है मैं आपका स्वागत है। वो कॉल किसकी सुनकर जमीन खिसकी, पूरी खबर आपका आगे इंतजार कर रही है। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। जानकारी सामने आ रही है, भारत सरकार ने सीमावर्ती इलाकों के लिए टेलीकॉम नीति में बड़ा बदलाव किया है। और ये बदलाव क्या है ये जान लीजिए आप। अब जो सरहदी इलाके हैं, जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर निजी टेलीकॉम कंपनियां भी सेवाएं दे सकती हैं। ये नीति एलओसी और एलएसी और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा हर जगह लागू होगी। मतलब बेहतर कनेक्टिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगे सरहदी इलाके। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। बात मनीष सिसोदिया की, मतलब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की, जिनके खिलाफ अब नई शराब नीति को लेकर ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया है। इससे उनकी गिरफ्तारी का खतरा अब और बढ़ गया है। और इस बीच एक फोन कॉल पर मनीष सिसोदिया के दावे से दिल्ली की राजनीति गर्म है। आखिर किसकी कॉल आई थी जिसके जवाब में मनीष सिसोदिया ने कहा, हेलो, मनीष सिसोदिया स्पीकिंग। बीजेपी के किस नेता ने मनीष सिसोदिया को फोन किया था कि आइए आपका इंतजार हो रहा है बीजेपी में, जैसा कि दावा मनीष सिसोदिया खुद कर रहे हैं। तो इंडिया चाहता है मैं आज ये सवाल उठेंगे कि जिस बीजेपी नेता के फोन कॉल का दावा मनीष सिसोदिया कर रहे हैं, वो नेता कौन है? और यूं ही या फिर ये बात उड़ाई गई, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। आज मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि कैमरे के सामने तिरंगे का अपमान करने और एक नौजवान की बेरहमी से पिटाई करने वाले अफसर पर नीतीश कुमार की सरकार आखिर मेहरबान क्यों है। और आप ये भी देखिएगा कि कुदरत के आसमानी कहर में कैसे डूब रहे हैं देश के कई राज्य। तो शुरुआत मनीष सिसोदिया की उस फोन कॉल वाली थियरी से कर रहे हैं जिसको लेकर आम आदमी पार्टी हाहाकार मचा रही है और बीजेपी पूछ रही है, भाई फोन आया तो किसका फोन आया? अगर कॉल की रिकॉर्डिंग है तो सामने क्यों नहीं करते? हमारा आज का सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। बीजेपी के साथ आने का प्रस्ताव देने वाले नेता का नाम मनीष सिसोदिया क्यों नहीं बता रहे? दो ऑप्शन हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन, सही समय का इंतजार कर रहे हैं मनीष सिसोदिया। दूसरा ऑप्शन, आम आदमी पार्टी का शिगुफा है ये। आपकी राय क्या है? आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब जरूर दीजिए। आपका फाइनल जवाब मैं शो के आखिर में दिखाऊंगी। देखिए, अगर मनीष सिसोदिया को बीजेपी की किसी भी नेता की कॉल आई थी तो फिर किसकी आई थी? वो नाम बताने में टाल मटोल कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए आज बीजेपी के 6 बड़े नेता ये बताएंगे कि मनीष सिसोदिया की कॉल वाले दावे का सच है क्या। और वो नेता कौन कौन है ये जान लीजिए। वो नेता है बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, गौतम गंभीर, रमेश बिदूड़ी, बीजेपी नेता हरीश खुराना और आरपी सिंह, और साथ ही हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी होंगे। मनीष सिसोदिया को पार्टी तोड़ने का ऑफर क्या वाकई किसी बीजेपी के नेता ने दिया? उस कॉल की रिकॉर्डिंग का सच आखिर क्या है? देखिए, इसको डिकोड करने वाली हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक तरफ शराब को लेकर छापा, दूसरी तरफ एक कॉल पर स्यापा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई के छापे पर जब आम आदमी पार्टी कह रही थी कि सब बीजेपी का खेला है। मनीष सिसोदिया को अगले 10 दिन में गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अब तो मुझे लगता है अगले 2-3 दिन में ही गिरफ्तार कर लेंगे इनको। जब बीजेपी कह रही थी कि केजरीवाल एंड कंपनी शराब वाले भ्रष्टाचार में लिपटी है। इन लोगों के पाप का घड़ा फूट गया है। जैसे जैसे खुल रही है शराब की कड़ी, नजदीक आती जा रही है मनीष के हथकड़ी। तभी एक धमाकेदार बयान खुद सिसोदिया का आया। मनीष सिसोदिया के मुताबिक उनके पास एक कॉल आया
सिसोदिया ने फोन उठाया और कहा, हेलो, मनीष सिसोदिया स्पीकिंग। सिसोदिया का आरोप है कि उनके फोन की घंटी घनघनाने वाला बीजेपी का एक नेता था। इस पर सोमवार को सिसोदिया ने एक चौंकाने वाला, दिल्ली की राजनीति को गरमा देने वाला बयान दिया। ऐसा आरोप लगाया कि बीजेपी और आप की सियासी लड़ाई और तीखी हो गई। के सीबीआई, ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे। आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। सिसोदिया ने बीजेपी पर जो संगीन इल्जाम लगाया, उस पर कोहराम मचा। सिसोदिया ने हंगामा मचाने वाला बयान तो दे दिया, लेकिन थोड़ी बात कही, ज्यादा बात छुपा ली। और उन छुपाई हुई बातों के साए तले कुछ सवाल सुगबुगा रहे हैं। सवाल नंबर 1, सिसोदिया को वो फोन बीजेपी के किस नेता ने किया था? सवाल नंबर 2, वो कॉल कब आई थी, छापे के वक्त या छापे के बाद? सवाल नंबर 3, सिसोदिया का कहना है कि उनके पास बातचीत की रिकॉर्डिंग है। अगर रिकॉर्डिंग है तो सामने क्यों नहीं लाते? सवाल नंबर 4, बीजेपी के जिस नेता ने सिसोदिया को फोन किया, जैसा उनका दावा है, क्या उस नेता से सिसोदिया की अक्सर बातचीत होती थी? सवाल नंबर 5, आखिर क्या है शराब घोटाले के आरोपों के बीच सिसोदिया का ऑपरेशन हॉटलाइन? कमाल देखिए, ना तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उस बीजेपी नेता का नाम बता रहे हैं जिसने उनको कॉल किया, ना ही उनके बॉस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी का कोई भी सीनियर नेता भी उस बीजेपी नेता का नाम नहीं बता रहा, जिसको लेकर वो लगातार कॉल करने का दावा कर रहे हैं। मंगलवार सुबह से लेकर शाम तक कई बार आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से मुखातिब हुए, लेकिन जब उनसे उस बीजेपी नेता का नाम पूछा गया जिसको लेकर वो कॉल करने का दावा कर रहे हैं, तो उन्होंने इस सवाल पर कन्नी काट ली। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से पूछा गया तो बीजेपी के ऑपरेशन लोटस पर बोलते रहे, लेकिन दिल्ली में जो बीजेपी नेता ऑपरेशन लोटस का सूत्रधार बन रहा था, उसके नाम पर चुप्पी थी। पूरी की पूरी बीजेपी रो रही है, ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन बोगस बन गया, कुछ नहीं कर पाए दिल्ली में। और भाजपाइयों, अब इधर उधर की बात मत करो। तुम्हारी ये ईडी सीबीआई की जांच, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा थी। आपकी विधायक आतिशी आई और वो भी ये कहकर चली गई कि वक्त आने पर बता देंगे कि बीजेपी का वो नेता कौन है। और उन्होंने खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहा कि मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। आज तो तुमने सीबीआई भेजी है, कल ईडी भेज दो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज दो, दिल्ली पुलिस भेज दो, तुम्हें एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा। आपके एक और विधायक सौरभ भारद्वाज आए और उन्होंने भी समय के पहिए पर इस सवाल को घुमा दिया कि बीजेपी का कॉल करने वाला नेता था कौन। मैं आप सब लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं, बहुत जल्द उपयुक्त समय पे बड़ा पर्दाफाश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी, ये मेरा आप लोगों से जो है आश्वासन है। निश्चित तौर पर आपकी दिलचस्पी ये जानने में होगी कि मनीष सिसोदिया को एकनाथ शिंदे बनने का जो ऑफर या जो कॉल आया, आखिर उस कॉल की सच्चाई क्या है? आखिर दिल्ली बीजेपी का वो कौन सा बड़ा नेता है जिसने मनीष सिसोदिया को ये ऑफर दिया कि केजरीवाल को छोड़ो, पार्टी तोड़ो, हमारे साथ आओ और बन जाओ दिल्ली के मुख्यमंत्री? इस सवाल का जवाब जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम ने बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से बात की। संवाददाता अंकित गुप्ता ने दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर पूर्वी दिल्ली से दूसरी बार सांसद चुने गए मनोज तिवारी से बात की। एबीपी न्यूज ने मनोज तिवारी से पूछा कि आपकी पार्टी से किसने सिसोदिया को फोन किया था। मनोज तिवारी का जवाब सुनिए। जो जेल में जा रहे हैं उनको बीजेपी याद आ रही है। हु इज द कॉलर? किसका कॉल आया, कौन फोन पे आया, बता दो भैया। अगर कहीं फोन आया तो या मतलब कि आपके और भी कहीं चोरुआ फोन है, आप उसको भी जमा कराओ, उस नंबर की जांच हो, भटकाओ मत।
मनोज तिवारी का इशारा साफ है कि उन्होंने तो सिसोदिया को फोन नहीं किया। मामला दिल्ली का है, इसलिए एबीपी न्यूज की टीम ने दिल्ली में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से एक एक कर पूछा कि कहीं सिसोदिया को बीजेपी में आने का न्योता देने वाले नेता आप तो नहीं हैं। आप सुनिए कि इस पर दिल्ली बीजेपी के एक और बड़े नेता पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर का क्या जवाब है। इसी तरीके से तो आप आरोप लगाया था मेरे ऊपर भी, एक सीट जीतने के लिए। उस टाइम तो मैं राजनीति में मैंने लिटरली कदम भी नहीं रखा था। जो 2009 का मेरा रॉयल स्टैग का ऐड, वो भी रॉयल स्टैग मेगा म्यूजिक का ऐड लेके ट्रोल कर सकते हैं, उनको बोलिए जमीन पे काम करिए। आपने सुना कि गौतम गंभीर भी सिसोदिया से बातचीत होने से इनकार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सोमवार सुबह से ही लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी ने सिसोदिया को तोड़ने की कोशिश की। फोन आया था, अगर आया था तो किसका? इस सवाल का जवाब दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना टाल गए। आम आदमी पार्टी अब तक तो रिकॉर्डिंग जारी कर चुकी होती, मैं तो उस पर जाने नहीं जाता। तो इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा नहीं लूटा। लेकिन हरीश खुराना की बातों से लगता है कि उन्होंने तो फोन नहीं किया। एबीपी न्यूज ने दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी से भी यही सवाल पूछा और यही सवाल बीजेपी नेता आरपी सिंह से। दोनों ने ही इस सवाल को घुमा दिया कि फोन आया था, लोगों ने ऑफर किया है, क्या आपने ऑफर तो नहीं किया, आपने बातचीत तो नहीं किया? एक भी व्यक्ति का वो मैसेज फ्लोट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बताएं, उसका नाम कोट करें, वो किसका बताएं। ऐसा व्यक्ति है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो सीबीआई की बात जांच को और कहीं ना कहीं प्रभावित करना चाहता है कि सीबीआई गंदे लोगों को पकड़ना चाहती है और उस पर रोक लगवाना चाहता है। 144.36 करोड़ रुपया अपने दोस्तों को जो रेवड़ी बांटी है, जो इन्होंने अपने दोस्तों को ऑफर किया, उसकी बात करें। और 30 करोड़ रुपया जो इन्होंने L1 कंपनी को, पिक्सी नाम से कंपनी है, उसको जो वापस दिया है, उसकी बात करें। बाकी बेकार की बात है। यानी ऑफर कुछ नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऑफर एक ही 144.36 करोड़ और 30 करोड़। इन दोनों नेताओं का इशारा भी यही है कि इन्होंने तो कॉल नहीं की। दिल्ली से सटा हरियाणा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मूल बाशिंदे तो हरियाणा के ही हैं। तो एबीपी न्यूज ने हरियाणा में बीजेपी के बड़े नेता और राज्य सरकार में मंत्री अनिल विज से पूछा कि आपकी पार्टी से किसने सिसोदिया को कॉल की। विज का पलटवार है कि सिसोदिया ही नाम क्यों नहीं बता देते। अब ये भी एक ऑटो सजेशन का तरीका होता है बताने का कि मुझे ले लो और मेरे केस माफ कर दो। उन्होंने एक ऑटो सजेशन दी है, जहाँ बताएं कि किसने कहा, किसने इनको बुलाया, किसने इनसे बात की। आफ्टर ऑल डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, किसी लेवल का व्यक्ति ही इनसे बात करेगा, किसने करी उसका बताएं। बीजेपी का हर नेता यही कह रहा है कि अगर बीजेपी के किसी नेता का फोन आया था तो सिसोदिया उस फोन करने वाले नेता का नाम बताएं। यानी गेंद अब सिसोदिया के पाले में है कि बीजेपी से किसने उन्हें पाला बदलने का प्रस्ताव दिया था। दिल्ली में प्रफुल्ल श्रीवास्तव और मदिहा खान के साथ अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, अब तक मनीष सिसोदिया कह रहे थे कि उन्हें पार्टी तोड़ने की कॉल आई थी। अब उनकी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं उनके विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए देकर तोड़ने की साजिश हो रही है। दिल्ली के इस शराब कांड के बाद क्या है देश की जन भावना? एबीपी न्यूज के लिए देश का मूड भांपने की कोशिश की सी वोटर ने। सी वोटर के सर्वे के सवाल सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाते हैं। पहला सवाल ये आ गया स्क्रीन पर, मनीष सिसोदिया को बीजेपी नेता के कथित कॉल का खुलासा करना चाहिए क्या? 70% मानते हैं कि हां बिल्कुल खुलासा करना चाहिए ताकि सच सामने आ सके। 30% ने ना में जवाब दिया है। अगला सवाल आपको बताते हैं। दूसरा सवाल है, आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों में दम है? 51% हां में जवाब दे रहे हैं और 49% ना में जवाब दे रहे हैं। मतलब यहां पर मामला जो है वो बेहद करीबी का है, बहुत पास का मामला। तीसरा सवाल, सिसोदिया पर आरोप से क्या अरविंद केजरीवाल की छवि को नुकसान हुआ है? 54%, मतलब बड़ा आंकड़ा ऐसा है जो मानता है कि हां इससे सीधे अरविंद केजरीवाल की छवि को नुकसान हुआ है। हालांकि 46% ना में जवाब दे रहे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके सामने चौथा सवाल आ गया है। दिल्ली में गली गली ठेके खोलने का फैसला सही था क्या?
यहां पर आप देखिए किस तरीके से फंसते हुए अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत में नजर आ रहे हैं, क्योंकि 80% ना में जवाब दे रहे हैं कि फैसला बिल्कुल गलत था, सिर्फ 20% ही हां में जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, पांचवा सवाल अब आपके सामने रखते हैं, और पांचवा सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, केजरीवाल सरकार के कामकाज से खुश हैं या नाराज? इस सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल देखकर राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर 60% लोग जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के कामकाज से खुश हैं, लेकिन 40% नाखुश भी हैं। और छठा और आखिरी सवाल इस सर्वे का अब आपके सामने रखते हैं, केजरीवाल 2024 में क्या मोदी को टक्कर दे पाएंगे? जिस तरीके के खुद अंदेशे आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखाए जा रहे हैं, इसमें 44% हां कह रहे हैं, लेकिन बड़ा आंकड़ा 56% का है जो ना में जवाब दे रहा है कि नहीं, अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर नहीं दे पाएंगे। मतलब अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है। देखिए, केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पर नाना कर रहे हैं, लेकिन जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने की बात थी, याद है ना आपको, तब भी तो केजरीवाल ऐसे ही नाना किया करते थे। आज उनकी पार्टी चिल्ला रही है कि उस पर सीबीआई का, केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियों का जुल्म हो रहा है। लेकिन अचरज देखिए आप, विपक्ष का कोई भी दल अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के पक्ष में बोल नहीं रहा है। तो आखिर शराब के झमेले में कैसे अकेले पड़ गए हैं अरविंद केजरीवाल? इसको समझने के लिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये महाभारत की तरह है, जैसे महाभारत की आपने कहानी सुनी होगी। आज इन लोगों के पास पूरी सेना है, इन लोगों के पास पूरी ताकत है, इनके पास सीबीआई है, इनके पास ईडी है, इनके पास इनकम टैक्स है, इनके पास पुलिस है, इनके पास सारी, इतना पैसा है इन लोगों के पास। हमारे साथ श्री कृष्ण है। केजरीवाल का मॉडल दुनिया भर को दिखता है, ये स्वराज नहीं शराब राज है। ये अरविंद केजरीवाल जी ने किताब तो स्वराज लिखी, लेकिन शराब राज लेकर आए। आज भारत की जनता कह रही है आप नहीं पाप है, भ्रष्टाचारियों का बाप है और जनता के लिए अभिशाप है। भ्रष्टाचार पर रार है, आप बीजेपी में वार पलटवार है। पिछले 4 दिनों से भ्रष्टाचार के आरोप, सरकार तोड़ने की साजिश को लेकर सियासत गरमाई हुई है, और आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी का एक ही जवाब है, सब साजिश है जी। अरविंद केजरीवाल के बढ़ते कदमों को रोकने की साजिश, 2024 का चुनाव केजरीवाल वर्सेस मोदी ना हो, इसे रोकने की साजिश। 19 अगस्त को जब मनीष सिसोदिया के घर शराब घोटाले को लेकर रेड हुई, तब से लेकर गुजरे 4 दिनों से हर रोज आम आदमी पार्टी के 4 से 5 नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रवक्ता नंबर 1, तारीख 19 अगस्त। पंजाब की जीत के बाद देश के लोग कहने लगे हैं कि विकल्प हमें मिल गया। उस विकल्प का नाम है अरविंद केजरीवाल। और जो लोग पहले कहा करते थे मोदी बनाम कौन, मोदी वर्सेस हु, आज वही लोग कह रहे हैं मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल, मोदी बनाम केजरीवाल। प्रवक्ता नंबर 2, तारीख 20 अगस्त। आप कहो या ना कहो, भारतीय जनता पार्टी कहे या ना कहे, लोगों के अंदर जा रही है कि नरेंद्र मोदी जी के दुश्मन नंबर 1, नरेंद्र मोदी जी के टारगेट नंबर 1 अरविंद केजरीवाल हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में पूरे देश में जो लड़ाई है, ये नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल होगी। प्रवक्ता नंबर 3, तारीख 21 अगस्त। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से ये कहना चाहूंगी कि आज पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली में क्या हो रहा है। मोदी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जांच एजेंसियों को इस्तेमाल कर रही है अरविंद केजरीवाल की सरकार के काम रोकने के लिए। प्रवक्ता नंबर 4, तारीख 22 अगस्त। कि 2024 की लड़ाई मोदी बनाम केजरीवाल होगी, क्योंकि लोग पूछते थे मोदी बनाम हु, मोदी वर्सेस हु, मोदी के खिलाफ कौन। तो आपने खुद जवाब दे दिया, आपकी पूरी पार्टी ने जवाब दे दिया कि मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल।
आप नेताओं की बातों का लब्बो-लुआब ये कि पीएम नरेंद्र मोदी को देश में कोई चुनौती दे सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। छापों की आपदा में आम आदमी पार्टी राजनीतिक अवसर तलाश रही है तो केजरीवाल मासूमियत से कह रहे हैं कि हमें तो पीएम नहीं बनना, इंडिया को नंबर 1 बनाना है। हमारे को कोई लालसा नहीं है। जैसा मनीष जी ने कहा, ये सीएम बनने नहीं आए और मैं भी पीएम बनने नहीं आया। मेरा एक ही सपना है, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश देखना है। वो नेता और पार्टियां नहीं कर सकते। आप सब लोगों के साथ मिलके 130 करोड़ लोगों को एक साथ मिला के और इस देश को नंबर 1 बनाएंगे। अब केजरीवाल इंडिया को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे 2013 में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए वो राजनीति बदलने आए थे। और ये हम क्लीन पॉलिटिक्स के, राजनीति की सफाई के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। किसी भी आदमी को, भले ही उसके ऊपर मर्डर का चार्जेस हो या किस तरह का हो, भले ही उसको लगता हो कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन अगर इस तरह के गंभीर आरोप हैं तो चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये होना चाहिए और मुझे तो लगता है इस दिशा में कानून भी बनने चाहिए। तो आम आदमी पार्टी तो पूरी तरह से कटिबद्ध है जी राजनीति की सफाई के लिए। लेकिन आज उनके ही एक मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। उनके उप मुख्यमंत्री पर सीबीआई जांच का शिकंजा कस रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री पद का ख्वाब अच्छा है, ये हम नहीं, उनके ही पुराने सहयोगी कह रहे हैं। हर व्यक्ति को अधिकार है प्रधानमंत्री होने का सपना देखने का। केजरीवाल जी को भी अधिकार है, उनका मैं कोई वो नहीं कर सकता। सवाल है कि इसमें विकल्प क्या है? क्या बड़ा मोदी और छोटे मोदी का विकल्प देश को दिया जा रहा है? इसमें वैचारिक में अंतर क्या है? मुझे तो वैचारिक अंतर दिखाई नहीं देता, आपको दिखाई दे तो बताइएगा। दरअसल केजरीवाल के ख्वाब के आगे सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कोई भी उनके साथ नहीं आना चाहता। उनकी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो कोई भी पार्टी उनका साथ देने के लिए आगे नहीं आई। इस मुश्किल वक्त में केजरीवाल तन्हा खड़े हैं। आम आदमी पार्टी को भी यह तय करना होगा कि जब विपक्ष के दूसरे नेताओं पर जब छापे पड़ते हों तब आप भी बोलना सीखिए। आज तो हम बोल रहे हैं ना आपके लिए, लेकिन जब दूसरों पे होता है तो आप चुप्पी साध लेते हैं। जब शराब के इस गोरख धंधे के खिलाफ हम सड़कों पर थे तो आज जो मैदान में शूरवीर उतरे हैं वो कहां थे? मैं आज नहीं, मैं 3 साल से कह रहा हूं, अगर आप मेरी वीडियो उठा के देख लीजिए कि इनका शिक्षा मॉडल ठेकेदारी का मॉडल है। मैं 3 साल से कह रहा हूं कि ये ठेकेदारी का मॉडल और पैसा कमाने का मॉडल है। कांग्रेस इस समय मांग कर रही है कि गिरफ्तार किया जाए और इनको, सिसोदिया को बर्खास्त किया जाना चाहिए मंत्रिमंडल से। एक करप्ट आदमी। जी हाँ, विपक्ष की कई पार्टियों का कहना है कि केजरीवाल मौका परस्त है। कांग्रेस ने तो अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को लेकर मोर्चा ही खोल दिया है। दिल्ली में कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का गुस्सा इसलिए है कि एक तरफ तो केजरीवाल की पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और दूसरी तरफ पंजाब में वो कांग्रेस के पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी कर रही है। कांग्रेस इसे बदले की कार्रवाई मान रही है। जिन्ना चिर साडे कोल कोई सबूत नहीं आउंदा कि हाँ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ कोई कार्रवाई नहीं करते। तो ये तो बात स्पष्ट हो गई थी कि इनके पास कैश बहुत ज्यादा है। हम लोग बार बार भारत सरकार के पास जा रहे थे। इस बात का मैं जरूर कहूंगा कि कम से कम इन्होंने संज्ञान लिया। अभी तक हमको लगता था कि बीजेपी कहीं न कहीं इनकी पूरे भ्रष्टाचार पर इनको संरक्षण दे रही है। कांग्रेस का दर्द तो खैर समझ में आता है, क्योंकि ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने कांग्रेस की 15 साल की सत्ता को दिल्ली से उखाड़ फेंका था, पंजाब में उसे सत्ता से बाहर कर दिया। ये वही केजरीवाल है जिनके आंदोलन ने ऐसा माहौल तैयार किया जिसने 2014 में केंद्र की सत्ता का बीजेपी का सफर आसान कर दिया। लेकिन उन पार्टियों का क्या जिनके साथ अरविंद केजरीवाल हाथ मिलाते रहे? ममता बनर्जी चुप है, शरद पवार चुप है, तेजस्वी यादव चुप है, नीतीश कुमार भी चुप है, केसीआर ने भी चुप्पी साध रखी है। विपक्ष की कोई भी पार्टी केजरीवाल के समर्थन में कुछ बोल नहीं रही, बल्कि कुछ तो नसीहत भी दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी को भी यह तय करना होगा कि जब विपक्ष के दूसरे नेताओं पर जब छापे पड़ते हों तब आप भी बोलना सीखिए। आज तो हम बोल रहे हैं ना आपके लिए, लेकिन जब दूसरों पे होता है तो आप चुप्पी साध लेते हैं। तो इस तरह से एकांगी सोच से किसी को कुछ नहीं हासिल होगा। हम सबको एक संदेश देना है। जब जब विपक्ष की दूसरी पार्टी मुश्किल में आई, केजरीवाल चुप रहे, उनकी पार्टी विपक्ष के साथ खड़ी नहीं हुई। अब ऐसे में विपक्ष केजरीवाल के साथ क्यों आए?
लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी भर है? दरअसल इस चुप्पी के पीछे है आम आदमी पार्टी का इस मामले के जरिए केजरीवाल को विपक्ष के पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करना। जनता तय करती है कि चुनाव किसके किसके बीच में होगा या किन के बीच में होगा। ये जो न्यू लिबरल ब्रांड वाली पॉलिटिक्स है ना, इससे भी देश को बचना होगा कि साबुन शैम्पू तो नहीं खरीद रहे हैं ना, कि ये वाला शैम्पू नहीं तो ये वाला शैम्पू। कार्यक्रम जीतता है, लोकोन्मुख कार्यक्रम। विपक्ष की दूसरी पार्टियों में कई ऐसे नेता हैं जो 2024 के लिए खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ममता हो, शरद पवार हो, केसीआर से लेकर नीतीश कुमार, हर कोई उम्मीद से है। ऐसे में केजरीवाल की पार्टी का बिना विपक्ष की सहमति से अकेले केजरीवाल को मोदी के खिलाफ उम्मीदवार बता देना विपक्ष को जच नहीं रहा। जिस तरह से एंटी करप्शन हेल्पलाइन नहीं कहूँगा मैं, वो एक्शन लाइन है, हेल्पलाइन नहीं है वो, एंटी करप्शन एक्शन लाइन का जिस तरह से आपने ऐलान किया, दिल्ली के अंदर भी उसकी वजह से भ्रष्टाचार खत्म हो गया। आम आदमी की सरकार सारे काम कर रही है, इतने काम कर रही है, कहां से पैसा आ रहा है? ये ईमानदार राजनीति का कमाल है। ऐसे राजनीतिज्ञों को सिखाएंगे कि राजनीति कैसे करते हैं, ईमानदारी की राजनीति कैसे करते हैं, सच्चाई की राजनीति कैसे करते हैं, हम लोग इनको सिखाएंगे। केजरीवाल तन्हा है, इसके पीछे दूसरी वजह है उनका इतिहास। एक दौर में विपक्ष के कई नेता अरविंद केजरीवाल के निशाने पर थे। केजरीवाल सबको चोर चोर कहते थे, लेकिन वक्त बदला तो केजरीवाल उन्हीं के साथ गलबैयां करते नजर आए। अब जब केजरीवाल के दामन पर भ्रष्टाचार के दाग लगे हैं तो दूसरे राजनीतिक दल भी पुराने दिनों का हिसाब चुकता कर लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल हैं, जिनकी महत्वाकांक्षा हिलोरे ले रही है। राष्ट्रवाद और विकास का समीकरण तैयार कर वो हिंदुस्तान जीतने की तैयारी में है। इंडिया नंबर 1 कैंपेन इसी का हिस्सा है। 30 करोड़ भारत के लोग मिलके प्रण लें कि हम सब लोग मिलके आने वाले समय में भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। बसंती चोला मेरा रंग दे, बसंती चोला मेरा रंग दे, बसंती चोला। ये वही मॉडल है जिसके सहारे वो 2024 फतेह करना चाहते हैं। ये कुछ उसी तर्ज पर है जिस तर्ज पर पीएम मोदी ने 2014 में चुनाव जीता था। लेकिन वो भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी के पास बीजेपी जैसा बड़ा संगठन था। दूसरी तरफ केजरीवाल हैं, जिनकी पार्टी अभी 2 राज्यों में ही सरकार में है। ऐसे में दूसरे दलों की मदद के बिना केजरीवाल का ख्वाब कैसे पूरा होगा? बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन की धज्जियां उनके प्रशासन के आला अफसर उड़ा रहे हैं। तिरंगा लिए एक बेरोजगार युवक को बेरहमी से पीटने वाले पटना के एडीएम पर आज दूसरा दिन हो गया है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नीतीश बाबू का ये कैसा सुशासन है जिसपे बेरोजगारों पर रोजगार नहीं लाठियां बरसती हैं और तिरंगे की मर्यादा को भी तोड़ने वाला अफसर कानून के नीचे अब तक नहीं आ पाता है? ये खास रिपोर्ट देखिए। 15 अगस्त को नीतीश बाबू ने 10 लाख नौकरियों का ऐलान किया। एक हफ्ते बाद उनके सरकारी बाबू नौकरी पाने की हसरत लिए एक नौजवान पर नौकरियां कुछ इस तरह बरसाने लगे। हंगामा मचा, सवाल उठे। एक निहत्थे पर बाहुबल दिखाने वाले एसडीएम पर कार्रवाई की बात हुई, लेकिन अब डीएम साहब कुछ और मोहलत मांग रहे हैं। डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर पटना है और सेंट्रल एसपी सिटी एसपी हमारे जो हैं वो हैं, और दोनों लोग कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं और पूरी निष्पक्षता से इसकी जांच कराने का आदेश दिया गया है। डीएम साहब को जांच रिपोर्ट का इंतजार है, सबूत का इंतजार है, लेकिन एबीपी न्यूज ये पूछ रहा है, जब तिरंगे का अपमान साफ दिख रहा है तो फिर और क्या सबूत चाहिए? जब 20 सड़क पर तिरंगे का अपमान हुआ तो कार्रवाई में देरी क्यों? आखिर पटना के लाठीबाज एडीएम पर एक्शन से कौन रोक रहा है? और सबसे बड़ी बात ये कि सीएम नीतीश कुमार क्यों मौनी बाबा बन गए हैं? नीतीश कुमार की यही चुप्पी उस अनीसुर रहमान के अंदर टीस पैदा कर रही है जिस पर कल प्रशासन की लाठियां टूटी थी। कातिल भी तुम ही हो और काजी भी तुम ही हो, इंसाफ कैसा होगा वो तुम ही समझ लो। आप अविलंब उसे बर्खास्त कीजिए। सेंस ऑर्गन्स के ऊपर चोट किया है
उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा करके जिंदगी भर के लिए उनको जेल में सराहना चाहिए। बीजेपी पूछ रही है लाठीबाज एसडीएम पर कार्रवाई कब होगी, और सरकार सोच रही है मामला नाजुक है, हौले हौले चला जाए। और हमने पूछा कि भाई क्या कार्रवाई की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि एक जांच कमेटी बना दी गई है, दोषी पाने पे उनको सजा मिलेगी। लोकतंत्र का तकाजा यह है कि उससे बात करें, निगोशिएशन करें, यही लोकतंत्र की मर्यादा है। आप किसी अधिकारियों को और पुलिस लगा के आप आतंक फैलाएंगे, आप मारेंगे, आप तिरंगा का अपमान करेंगे। ये मामला सिर्फ एक लाठीबाज अफसर का नहीं है, बल्कि ये मामला बता रहा है चारों तरफ से बेरोजगारी का समंदर हिलोरे ले रहा हो तो हुकूमतों के टापू भी महफूज नहीं रखते। धारा 144 भी वैसे सैलाब को रोक नहीं पाती। कुदरत का कहर थपने का नाम नहीं ले रहा। बारिश है कि लगातार हो रही है। मध्य प्रदेश पर तो आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि शहर दर शहर मध्य प्रदेश में डूबते जा रहे हैं। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। कुल मिलाकर यहाँ पर 5 लोग फंसे हुए हैं। 3 में बताना चाहूंगा कि सामने जो मंदिर है उसकी छत के ऊपर बैठे हुए हैं। ये आसमान से देखिए, जमीन से देखिए, कहीं से भी देखिए, आपको पानी के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। मध्य प्रदेश बन गया है जल प्रदेश। आसमान से मानो बूंदे नहीं, आफत बरस रही हो, और इस आफत में फंसी हुई हैं लाखों जिंदगियां। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हमको बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हमने पहले ही 4300 लोग 2 दिन में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए थे, लेकिन रेस्क्यू करके भी 2100 से ज़्यादा लोग निकाले गए हैं। यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन यह मध्य प्रदेश का विदिशा शहर है। कभी यहाँ सड़कें थी, दुकानें थी, मकान थे, जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन आज हर तरफ दहशत है। दहशत पानी की, दहशत पानी के साथ पल पल करीब आते खतरे की। सड़क पर नाव चल रही है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, मकानों से लोगों को निकाला जा रहा है, छतों से लोगों को उतारा जा रहा है, खेत खलिहानों से लोगों को बचाकर सुरक्षित जगह ले जाया जा रहा है। हालात बेहद मुश्किल हैं, और इस मुश्किल हालात में विदिशा की तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाने एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत पहुंचे विदिशा। ये जो होमगार्ड्स और एसडीआरएफ के लोग हैं, ये लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। जगह जगह से इनके पास फोन आ रहे हैं कि किन जगहों पे लोग फंसे हुए हैं, और ये लोग उन लोगों को लगातार निकाल रहे हैं। विदिशा में पिछले 48 घंटे से बारिश हो रही है। मकानों की पहली मंजिल तो पूरी तरह डूबी हुई है। लोग छतों में बैठे राहत का इंतजार कर रहे हैं और लगातार रेस्क्यू टीम को फोन कर मदद मांग रहे हैं। लोगों को बचाने का यह मिशन बेहद खतरनाक है। ऐसे ही मिशन पर रेस्क्यू टीम के साथ निकले हैं एबीपी संवाददाता ब्रजेश राजपूत। ये जो होमगार्ड्स और एसडीआरएफ के लोग हैं, ये लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। जगह जगह से इनके पास फोन आ रहे हैं कि किन जगहों पे लोग फंसे हुए हैं, और ये लोग उन लोगों को लगातार निकाल रहे हैं। पिछले रात भर में 190 लोगों को विदिशा में जो अलग अलग जगह थे निकाला गया है। सर, आप लोग कब से इस काम में जुटे हुए हैं? ये कल पूरा दिन हो गया हमारा। कल विदिशा में घर डूब गए, सामान डूब गया। जान बचाने के लिए मवेशियों के साथ लोग धर्मशाला में रुके हुए हैं। विदिशा के बाद अब रतलाम की ये तस्वीर देखिए। यहाँ भी लोग बारिश से त्राहिमाम कर रहे हैं। पानी की रफ्तार देखकर आपको अंदाजा हो रहा होगा मानो पूरी नदी ही सड़क पर उतर आई है। इस तेज बहाव में
कुछ लोग मंदिर की छत पर फंसे हुए हैं। बचने के लिए सिर्फ एक रस्सी है जिसे पकड़कर लोग उस पार जाने की जुगत लगा रहे हैं। जान का खतरा है लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं। रतलाम की गलियों मोहल्लों में भी हर तरफ पानी है। सैकड़ों लोग अपने घरों में फंस गए हैं। राजगढ़ की हालत भी अलग नहीं है। यहाँ भी सब कुछ डूबा डूबा सा है। मोहल्लों के भीतर 10-10 फीट तक पानी है। यकीन मानिए ये सड़क हुआ करती थी कभी, जो आज यहाँ पर नदी के रूप में तब्दील हो गई है। एक लंबा हिस्सा, करीब 1 किलोमीटर लंबा जो हिस्सा है यहाँ का, पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। और इसके आसपास के जो गांव हैं, काफी गांव में यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बेतवा नदी का ये उफान है। एबीपी संवाददाता जब किराने की एक दुकान के अंदर पहुंचे तो वहां सारा सामान बह रहा था। पानी ने राजगढ़ में ऐसी तबाही मचाई कि जिंदगी और कारोबार सब कुछ ठप हो गया है। एक तरफ कुदरत के कहर में जिंदगी खतरे में है तो इसी खतरे के बीच नई जिंदगी दुनिया में आने को बेताब। जिंदगी को आने से तो रोका नहीं जा सकता, इसीलिए खतरे के इस सैलाब के बीच इस प्रेग्नेंट महिला को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश हो रही है। ये तस्वीर रायगढ़ की है, जहां ऊपर से बादल बरस रहे हैं और नीचे सैलाब का पानी, लेकिन फिर भी लोग हिम्मत नहीं हार रहे। जहाँ भी इस प्रकार की खबरें लग रही हैं, जहाँ गर्भवती महिलाएं फंसी हुई है या जो बीमार फंसे उनको प्राथमिकता के तौर पर निकाला जा रहा है। अभी हाल ही में हमारी एक होमगार्ड एवं SDRF की टीम धनियाखेड़ी के गांव गई है, जहाँ खबर लगी है कि जहाँ बीमार लोग फंसे हुए हैं उनको स्वास्थ्य विभाग की टीम को लेके हम लोग वहाँ ट्रीटमेंट उपलब्ध कराने के लिए पहुँचाई गई टीम को। शिवपुरी की यह तस्वीर भी हिम्मत और हौसले की मिसाल है। वो हौसला जो हार मानने को तैयार नहीं। लहरों में फंसी ये महिला टहनी पकड़कर घंटों लहरों का सामना करती रही। आखिरकार लोग टायर लेकर आए और उसे रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश में बारिश ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस रिकॉर्ड तोड़ बारिश का नतीजा है शहर शहर सैलाब। लोग हैरान हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, लेकिन उम्मीद से हैं कि बारिश थमेगी, पानी उतरेगा और जिंदगी फिर रफ्तार पकड़ेगी। और इंडिया चाहता में अब वक्त हो गया है आज की लीड स्टोरी पर आपकी राय जानने का। बीजेपी के साथ आने का प्रस्ताव देने वाले नेता का नाम मनीष सिसोदिया क्यों नहीं बता रहे, ये सवाल हमने पूछा था। 2 ऑप्शंस आपको दिए थे। 2 ऑप्शंस में आप देख सकते हैं सही समय का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा मानना है 44% लोगों का, लेकिन 56% ऐसे जिनको मनीष सिसोदिया के दावे पर भरोसा नहीं, क्योंकि वो इसको आम आदमी पार्टी का शगुफा मान रहे हैं। और अब इंडिया चाहता है में मुझे इजाजत दीजिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।